हेलो स्टूडेंट्स, ये है आपका लेक्चर नंबर 1 ऑफ यूनिट 5। इसके अंदर हमें स्टडी करना है बैलेंसिंग ऑफ रोटेटिंग मासेस। तो रोटेटिंग मास कौन से होते हैं और उनकी बैलेंसिंग हम कैसे करते हैं उसके बारे में हमें यहाँ पे समझना है। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि द हाई स्पीड इंजन एंड द अदर मशीन इज ए कॉमन फिनोमिना नाउअडेज। तो हमें ये पता है कि बहुत सारे हाई स्पीड इंजन्स होते हैं और या फिर ऑटोमोबाइल्स हैं जिनके अंदर आपके कोई भी पर्टिकुलर पार्ट्स हैं मशीन के जो कि रोटेट होते हैं। So it is therefore very essential that all the rotating and reciprocating parts should be completely balanced as far as possible। तो यहाँ पे जितने भी रोटेटिंग पार्ट होंगे आपके ऑटोमोबाइल्स में या इंजन्स में, तो हम ये कोशिश करते हैं कि सारे के सारे पार्ट्स क्या हों, बैलेंस रहें। बैलेंस होंगे तो दैट मीन्स वहाँ पे कुछ भी इफेक्ट आपका मोशन का नहीं आएगा। इफ दीज पार्ट्स आर नॉट प्रॉपरली बैलेंस्ड द डायनामिक फोर्सेज आर सेट अप। तो वहाँ पे आपके जो डायनामिक फोर्स हैं वो अप्लाई होंगे अगर ये पार्ट आपके बैलेंस नहीं है तो। दीज फोर्सेज नॉट ओनली इंक्रीज द लोड ऑन बेयरिंग, ये सिर्फ आपके बेयरिंग्स के ऊपर लोड ही इंक्रीज नहीं करेंगे एंड स्ट्रेस इन वेरियस मेंबर्स बट आल्सो प्रोड्यूस अनप्लीजेंट एंड इवन डेंजरस वाइब्रेशंस। तो उसके साथ साथ वो ऐसे वाइब्रेशंस भी क्रिएट कर सकते हैं जो कि आपके लिए हार्मफुल होंगे, बट आल्सो प्रोड्यूस unpleasant and dangerous vibrations. In this chapter we will discuss about the balancing of unbalanced forces caused by rotating mass in order to minimize pressure on the main bearing when engine is running। तो जैसे ये पार्ट अनबैलेंसिंग वाले जो पार्टिकल्स हैं, मास है, उस मास को कैसे हमें बैलेंस करना है, तो इस चीज़ के बारे में हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं इस यूनिट के अंदर। तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि बैलेंसिंग ऑफ रोटेटिंग मास एक्चुअली होता क्या है। जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि एक सर्टेन मास अटैच्ड है किसी भी रोटेटिंग शाफ्ट से और ये कोई भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अप्लाई कर रहा है बाहर की तरफ, जिसका इफेक्ट आपकी शाफ्ट को बेंड कर सकता है या उसके अंदर वाइब्रेशन प्रोड्यूस कर सकता है। अब अगर यहाँ पे हम जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अप्लाई हो रहा है उस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को किसी दूसरे मास के थ्रू ऑपोजिट डायरेक्शन में कोई भी हम दूसरा मास वहाँ पे अप्लाई करें और उस मास को अप्लाई करने से वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वहाँ पे बैलेंस हो जाता है। तो अगर ये बैलेंस हो जाता है तो एक दूसरा मास है जिसकी हेल्प से हमने ये किया है, तो दैट मीन दिस इज डन इन सच ए वे दैट द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑफ बोथ ऑफ द मासेज आर मेड टू बी इक्वल एंड ऑपोजिट। तो दोनों ही जो आपके मास हैं वो आपके इक्वल एंड ऑपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई हो। द प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग द सेकंड मास इन ऑर्डर टू काउंटरैक्ट द इफेक्ट ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑफ द फर्स्ट मास इज कॉल्ड बैलेंसिंग ऑफ द रोटेटिंग मास। तो दैट मीन्स आपने जो ये प्रोसेस अप्लाई किया है, जिस प्रोसेस के थ्रू एक जो मास ऐसा था जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्रिएट कर रहा था किसी भी डायरेक्शन के अंदर, उसको हमने बैलेंस करने के लिए दूसरा मास वहाँ पे अप्लाई किया और उस मास को अप्लाई करने की वजह से आपका सेंट्रीफ्यूगल जो फोर्स है वो दोनों बैलेंस हो गए और दोनों सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस करने का जो ये प्रोसेस है वो कहलाता है आपका बैलेंसिंग ऑफ रोटेटिंग मास। अब हमें जो स्टडी करना है यहाँ पे वो हमारे लिए 4 अलग अलग के टॉपिक्स हो सकते हैं, जिसमें पहला है बैलेंसिंग ऑफ सिंगल रोटेटिंग मास बाय ए सिंगल मास रोटेटिंग इन द सेम प्लेन। तो कोई भी अगर आपका सिंगल रोटेटिंग मास है जिसकी वजह से अनबैलेंसिंग क्रिएट हो रही है, उसको बैलेंस करने के लिए हम एक सिंगल मास यहाँ पे अप्लाई करते हैं रोटेटिंग इन द सेम प्लेन और जो उसी प्लेन के अंदर रोटेट हो रहा है। सेकेंड केस बैलेंसिंग ऑफ ए सिंगल रोटेटिंग मास बाय 2 मासेज रोटेटिंग इन डिफरेंट प्लेन। तो हम यहाँ पे जो सिंगल मास है उसके लिए कोई भी 2 अलग अलग मास वहाँ पे अप्लाई करेंगे, लेकिन वो मास कहाँ होंगे, आपके डिफरेंट प्लेन के अंदर होंगे, सेम प्लेन में नहीं हो रहे। थर्ड है डिफरेंट मासेस रोटेटिंग इन द सेम प्लेन, कि मतलब बहुत सारे मास हैं वो आपके सेम प्लेन के अंदर ही रोटेट हो रहे हैं। तो यहाँ पे सिंगल मास की जगह क्या हो गया, मल्टीपल मासेस। और ये आपका हो सकता है दूसरा कि डिफरेंट मासेस रोटेटिंग इन द डिफरेंट प्लेन्स, कि आपके बहुत सारे मास हैं और वो अलग अलग आपके डिफरेंट प्लेन्स के अंदर रोटेट हो रहे हैं। तो अब इनको हम अलग अलग केसेस को कैसे स्टडी कर सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं, कैसे बैलेंसिंग करते हैं, तो उन चीज़ों के बारे में हमें यहाँ पे समझना है। सबसे पहला आता है केस हमारा बैलेंसिंग ऑफ सिंगल रोटेटिंग मास बाय ए सिंगल मास रोटेटिंग इन द सेम प्लेन। तो अभी मैंने जैसे बताया था आपको कि यहाँ पे एक सिंगल रोटेटिंग मास होगा, उसे हमें बैलेंस करना है सिंगल मास से और जो रोटेट कर रहा है आपके सेम प्लेन में। तो लेट कंसिडर ए डिस्ट्रीब्यूटिंग मास m1 अटैच्ड टू ए शाफ्ट रोटेटिंग एट ओमेगा रेडियन पर सेकेंड एज शोन इन दिस फिगर। Let R1 be the radius of rotation of the mass m1। यहाँ पे जो इसकी रेडियस है वो आपकी R1 होगी, that is distance between the axis of rotation of the shaft and the center of gravity of the mass m1। We know that the centrifugal force exerted by the mass m1 on the shaft क्या हो सकता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आपका रहेगा Fc इक्वल्स
एम वी स्क्वायर अपॉन आर। एम वी स्क्वायर अपॉन आर को अगर हम R1 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे, तो यहाँ पे ये हो जाएगा m1 ओमेगा स्क्वायर डॉट R1। तो ये आपको वैल्यू मिल गई ओमेगा की फॉर्म में FC की। दिस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट्स रेडियली डाउनवर्ड एंड दस प्रोड्यूस बेंडिंग मोमेंट ऑन द शाफ्ट। तो यहाँ पे अभी हम देख सकते हैं इस डायग्राम में, दैट इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये शाफ्ट आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, इसकी जो डिस्टेंस है वो R1 है। R1 डिस्टेंस के ऊपर मास आपका अप्लाइड है M1। अब ये जो M1 मास यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, अगर ये रोटेट हो रही है शाफ्ट, तो दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन। उसके रोटेट होने की वजह से इसके ऊपर क्या होगा, इस मास के ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अप्लाई हो रहा है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अप्लाई हो रहा है तो हम यहाँ से कंसीडर कर सकते हैं कि जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है FC1, इसकी वैल्यू हमें यहाँ पे मिल गई। अब अगर हम इसे बैलेंस करना चाहते हैं, इन ऑर्डर टू काउंटरैक्ट द इफेक्ट ऑफ द फोर्स ए बैलेंसिंग मास M2 मे बी अटैच्ड इन द सेम प्लेन ऑफ रोटेशन, इसी प्लेन के अंदर। दैट मीन्स ये आपका अगर XY प्लेन है तो हम इसे XY प्लेन के अंदर ही दूसरा मास यहाँ पे अटैच करेंगे एज दैट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग मास M1। तो हम यहाँ पे कोई भी दूसरा मास यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं जो M2 मास इसी प्लेन के अंदर इसके लिए बैलेंसिंग मास हो सकता है। सच दैट द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ड्यू टू द टू मासेज आर इक्वल एंड ऑपोजिट, ताकि यहाँ पे इसके ऊपर जितना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अप्लाई हो रहा है उतना ही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इस पॉइंट के ऊपर भी अप्लाई हो जाए। अब ये अप्लाई करने के लिए हम यहाँ पे इससे कोई पर्टिकुलर डिस्टेंस ले सकते हैं और उस डिस्टेंस के ऊपर ही आपका फोर्स यहाँ पे अप्लाई होगा। दूसरा केस अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि आपके ये M1 मास है, किसी भी एंगल के ऊपर यहाँ पे रोटेट है, तो दैट मीन्स यहाँ पे इस एंगल के जस्ट ऑपोजिट हम यहाँ पे मास को अप्लाई करेंगे। जितने भी एंगल के ऊपर आपका ये मास था, उसी एंगल के ऊपर दूसरा मास यहाँ पे इस डायरेक्शन में अप्लाई होगा। तो या स्ट्रेट हो सकता है या इंक्लाइंड हो सकता है, कैसे भी एक्सिस में ये एप्लीकेबल हो सकता है। अब यहाँ पे हम कंसिडर करते हैं R2 इज द रेडियस ऑफ रोटेशन ऑफ बैलेंसिंग मास। अब हमें ये जो अननोन डिस्टेंस है वो है R2, दैट इज डिस्टेंस बिटवीन द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द शाफ्ट एंड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ मास M2। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ड्यू टू द मास M2। अब इस मास M2 की वजह से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो अप्लाई होगा वो हो जाएगा FC2, दैट इज M2 डॉट ओमेगा स्क्वायर डॉट R2। ये हमारे पास वैल्यू आ गई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की मास M2 की वजह से। अब यहाँ पे हमने जो कंसिडर किया था कि हम इसको बैलेंस करना चाहते हैं दोनों मास को, तो दोनों मास की वजह से जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अप्लाई हो रहा है वो दोनों क्या होने चाहिए, बैलेंस होने चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है FC1 और FC2 दोनों की वैल्यूज क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो इक्वेटिंग इक्वेशंस 1 and 2, M1 ओमेगा स्क्वायर डॉट R1 इक्वल शुड बी M2 डॉट ओमेगा स्क्वायर R2। ओमेगा स्क्वायर दोनों में कॉमन है, तो ये वैल्यूज आपकी आ जाएगी M1 R1 इक्वल्स M2 R2। द प्रोडक्ट R2। अब हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो हमें ये समझना है कि क्या M1 और R1 का इफेक्ट बीच में क्या रिलेशन है। तो द प्रोडक्ट M2 R2 में बी स्प्लिट अप इन एनी कन्वीनियंट वे। ये जो कंप्लीट कंपोनेंट है M2 R2, इसे हम किसी भी कन्वीनियंट वे में स्प्लिट कर सकते हैं। किसी पार्ट को हम ज़्यादा कर सकते हैं, किसी पार्ट को हम कम कर सकते हैं। यानी कि रेडियस इंक्रीज करोगे तो मास कम हो जाएगा, मास इंक्रीज करोगे तो रेडियस कम हो जाएगी। बट द रेडियस ऑफ रोटेशन ऑफ द बैलेंसिंग मास इज जनरली मेड लार्ज इन ऑर्डर टू रिड्यूस द बैलेंसिंग मास M2। तो मोस्टली हम क्या करते हैं, रेडियस ऑफ रोटेशन है उसे हम इंक्रीज कर देते हैं। तो ये रेडियस ऑफ रोटेशन जो है R2, इसे अगर हम ज़्यादा रखेंगे तो दूसरा जो आपका मास है वो हमें यहाँ पे कम अप्लाई करना पड़ेगा। सेकेंड पॉइंट, द सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेज आर प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड रेडियस ऑफ रोटेशन ऑफ रेस्पेक्टिव मासेज बिकॉज ओमेगा स्क्वायर इज सेम फॉर द इस मास। तो यहाँ पे जो भी आपके मास अप्लाई होंगे उनका एंगुलर वेलोसिटी है वो तो सेम ही रहेगी, और एंगुलर वेलोसिटी अगर ये सेम है तो दैट मीन्स वहाँ पे क्या रहेगा, हम ओमेगा स्क्वायर को कंसिडर नहीं करेंगे। तो हमें कोई भी अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का प्रोपोर्शनल देखना है तो आपका FC है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, M और R के। तो M R का जो मल्टीप्लिकेशन है जिसका प्रोडक्ट है उसके प्रोपोर्शनली आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स रहेगा। तो यहाँ तक ये हम बैलेंसिंग के बारे में हमने देखा कि सिंगल प्लेन के अंदर अगर सिंगल प्लेन में सिंगल रोटेटिंग सिंगल मास से बैलेंस किया जाता है, सेम प्लेन में है तो उसे हम किस तरह से बैलेंस कर सकते हैं।